बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसिफ। नाज़रीन, जिस तरह से ज़िमनी इंतखाबात आज कराची में हो रहे हैं, 2 हलकों में NA 237 और 239 में मलीर और कोरंगी में जो है इलेक्शन जो है आज हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही पोलिंग स्टेशन पे लोग आना शुरू हो गए हैं। 5 बजे तक की टाइमिंग्स हैं। मैं अपने आवाम से, अपने जो व्यूवर्स हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए ऐसे नुमाइंदे को मुंतखब कीजिएगा जो आपके लिए, आपके हल्के के लिए कुछ करके दिखाए। नाजरीन, जिस तरह से NA 237 और 239 में की अगर बात की जाए, जो आज इलेक्शन का मैदान सज गया है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी से अब्दुल हकीम है, और अगर हम 239 की बात करें तो वहाँ पे MQ पाकिस्तान से नैयर रजा, और PTI से तो दोनों ही जगह से इमरान खान साहब जो PTI के चेयरमैन हैं वहाँ से खुद खड़े हो रहे हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, और इसके साथ साथ आपको बताएं कि बल्दियात इंतखाबात भी करीब हैं। काफ़ी एप्लीकेशंस लिखी गई सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है इस इलेक्शन को रोक दें, क्योंकि अभी हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि फ्लड की वजह से जो है काफ़ी मामला अभी बेहतर होने ज़रूरी हैं, उस तरह की तैयारी हुई भी नहीं है। तो क्या मामला था, क्यों इसके पीछे की क्या हकीकत है, जबकि ये भी इलेक्शन हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी जिस तरह से भरपूर अपना किरदार अदा करिए, तो बल्दियात इंतखाबात में क्यों नहीं उनकी तैयारियाँ थी, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी से नजीब अयूबी साहब। कैसे सर, आप पहले आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि बीच में सुना था आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। अल्लाह ने आपको सेहत दी, ज़िंदगी दी, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम के बाद आज आप मेरे प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, रिकवरी खासी हद तक हो गई है, तो इंशाल्लाह ठीक है, आवाम की खिदमत जारी रहेगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह। वो तो हम देखते रहते हैं जिस तरह से आप लोग सोशल मीडिया और बाकी अपने जमात इस्लाम के प्लेटफॉर्म से काफ़ी एक्टिव नजर आते हैं। सर, किस तरह की तैयारी बल्दियाती इंतखाबात में, और ये जो अभी बाई इलेक्शंस हो रहे हैं आज, तो किस तरह से देखते हैं किसके जो है जीत मतलब सहरा होगा, किसके सर जो है जीत का सहरा होगा? जी देखिए, किसी ना किसी के सर तो जीत का सहरा होगा। ठीक है, जाहिर है कि इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन देखिए एक बेरंग बेबू बेजायका किस्म का इलेक्शन है कि जिसके अंदर कोई गहमा गहमी नहीं है। और सुबह से हमारे पास भी फीडबैक आ रहे हैं कि टर्न आउट मतलब कई स्टेशन तो खाली पड़े हुए हैं। अच्छा, कई स्टेशन खाली हैं, और अगर देखा भी जाए तो 4-5% टर्न आउट इसका अब तक सामने आया है। हो सकता है बढ़ जाए। अच्छा, इतना कम इसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो इमरान खान साहब पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि हम जीतने के बाद, यानी 9 सीटों पे वो लड़ रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान में बाय इलेक्शन हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम जीतने के बाद इस्तीफे दे देंगे। तो इतना अरबों रुपए का जो खर्चा है इलेक्शन के ऊपर, तो वो अगर इस्तीफे दे देंगे तो इस चीज से ही आवाम की दिलचस्पी खत्म हो गई है। सही बात है। और दूसरे ये कि जाहिर है कि अब ये ज़िमनी इलेक्शन, असल चीज तो ये है ना कि आप बल्दियाती इलेक्शन कराए कि जिसके नतीजे में शहर के हालात बेहतर हो सके। तो ये एक ऐसी एक प्रैक्टिस है जो आईनी तौर पे उनको था करना, और लेकिन चूंकि ये ऐलान हो गया कि हम इलेक्शन से इस्तीफे दे देंगे जीतने के बाद, तो उसकी रही सही दिलचस्पी भी खत्म हो तो सर, पर इतने पर इलेक्शन की तैयारियों का फायदा क्या था जब इस्तीफे ही देने थे? यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पहले भी इस्तीफे दिए, और इस्तीफे दे के असम्बलियों में भी बैठ रहे हैं, और मराहत भी सारी हासिल कर रहे हैं, और प्रोटोकॉल भी सारे हासिल कर रहे हैं। तो ये एक अजीब सी मुनाफिकत का गेम हो रहा है कि आप ऑलरेडी इस्तीफे दे चुके हुए हैं, आप असम्बलियों को एंजॉय कर रहे हैं, आप सारी हरकतें कर रहे हैं, और फिर अब ज़िमनी में भी आपने यही कह दिया कि हम इस्तीफे दे देंगे। तो ये जो दोरंगी है, इस दोरंगी को तो जाहिर है कि अवाम इतनी तो नहीं है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो उसका दिमाग है ना। सही बात है। अच्छा, जमात इस्लामी ने क्यों नहीं ज़िमनी इंतखाबात में पार्ट लिया? दरअसल हम इसको समझते हैं कि ये बेकार चीज है ना। इस वक्त जो अहम तरीन चीज है वो है शहर के इंतखाब, कराची के बल्दियाती इंतखाब, और जिन जिन जगहों पे नहीं हुए के इख्तियारात को आवाम को मुंतकिल किया जाए और उसके नतीजे में शहर की बेहतरी हो सके। अब आप ये देखिए कि 2.5 साल, पौने 3 साल कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाब नहीं हुए हैं, और एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सियासी बुनियादों पे लगाए गए, और उन्होंने जो कुछ काम किया वो आपके सामने है। यानी कभी वो हाथ उठा लेते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स के अंदर वो ज़बरदस्ती बिजली के बिलों में ठोक दिया, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अपील की तो वो वापस हुआ, अल्लाह का शुक्र है, और उसके बाद फिर उन्होंने अपील कर दी कि नहीं जी नहीं। अब आप ये देखो कि 16 साल में 5000 अरब रुपए के पैसे सिंध हुकूमत के पास आए हैं, मोटर व्हीकल टैक्स के और ये टोल टैक्स के
और तरक्याती कामों के, और सिंध पूरे वफाक से जो पैसे मिलते हैं ये 5,000 अरब रुपए है। वुड यू बिलीव कि 5,000 अरब रुपए कराची में किस जगह लगे हैं? सही बात है सर। अच्छा अभी आप अभी ये जो भी KMC टैक्स की बात कर रहे थे ना, जो बिल्स में जो लेके आए थे, बिल्कुल, तो उसमें तो मुर्तज़ा वाव साहब कहते हैं कि ये तो मैंने मतलब एक बेहतरीन काम किया था ताकि हमारे पास एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो कि कहाँ पे टैक्सेस यूज़ किए जा रहे हैं, ताकि हमारे पास पूरा मतलब ऑनलाइन एक पूरा अपडेटिंग हो कि अगर कल को कोई भी कोई ऑडिट वगैरह होता है तो हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हों। तो 5,000 अरब रुपए का तो ऑडिट पहले करवा देना। 5,000 अरब रुपए कराची के पैसे हैं, जो शहर 70% ना सही 66% तो टैक्स देता है। अभी जो FBR की रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया नादिया के 140% टैक्स दिया, यानी 100% से भी 40% ज्यादा कराची के शहरियों ने टैक्स दिया है। अच्छा, उस टैक्स का क्या इस्तेमाल हो रहा है मैं बताता हूँ। ये मुर्तज़ा वहाब साहब जो सही रोडे है ना उसको छील रहे हैं, छीलने के बाद उसकी कारपेटिंग कर देंगे, और कारपेटिंग जिस तरह हो रही है अल्लाह बचाए। मैंने तो वीडियो बनाई कि मेरे मोहल्ले में जो काम हुआ है वो तो मट्टी के ऊपर रोड डल रही है, तो वो मट्टी के ऊपर वो काले रंग का वो तारकोल बिछा दिया और उसके बाद वो मतलब जो प्रॉपर रोड बनता है वैसा नहीं बना। ये जो चूना लगाने का काम है इसके अभी 14-14.5 अरब रुपए के ये ठेके हैं जो अपने मनपसंद ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं, तो यहीं से तो बंदरबाट होती है। तो इसका आप ऑडिट करा दीजिए। अच्छा, के इलेक्ट्रिक के तो आप पहले ही उसके साथ इत्तेहादी है, और के इलेक्ट्रिक जब कोई बिल चार्ज करता है तो उसके वो पैसे लेता है। तो आप अगर ये पैसे आप जमा कराएंगे और इसको ऑडिट करेंगे तो KSC की तो के इलेक्ट्रिक की तो फीस जाएगी ना। अच्छा, अवाम तो 100% टैक्स वो दे रहे हैं, तो उनके ऊपर आप ये KMC का बिल और उसका बिल और फायर ब्रिगेड का बिल और पानी का बिल और ये सारे, अगर आप के इलेक्ट्रिक अपना काम तो कर नहीं रही, तो वो बिल वसूल करने वाली कंपनी है कि बिजली की पैदावार और प्रोडक्शन और सप्लाई वाली कंपनी है? कानूनी तौर पे तो कोई जवाब ही नहीं बनता कि के इलेक्ट्रिक अपना काम छोड़ के दूसरे काम कर रही हो। तो जब अदालत के अंदर हाफिज साहब ने ये दलाइल दिए तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं अदलिया का कि अदलिया ने उनके दलाइल को सुना और फिलफौर उसको वापस लेने का हुक्म दिया। नहीं, चले ये तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी थी, वो जो टैक्सेस जो लगाए थे उसमें आवाम का जो रद्द सामने आया था कि पूरा वो जो अपने घर से उनका जो वो गार्बेज होता था वो फिर के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में डाल देना, तो मतलब आवाम इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़ थी कि ये एक नया टैक्स का बोझ आवाम के ऊपर डाल दिया गया था। अहम काम ये हुआ कि हाफिज साहब ने इसी दौरान ये जो लोड शेडिंग हो रही है, जैसे आपका इलाका है, जैसे मेरा इलाका है, तो 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, मतलब 12 घंटे की लोड शेडिंग, तालिब इल्म क्या करेगा, घर की औरतें क्या करेंगी, आदमी बीमार क्या करेगा? तो ये लोड शेडिंग का जो अजाब है, तो हाफिज नईम ने इस पे भी बात, यानी के इलेक्ट्रिक ने अपनी एफिशिएंसी तो बढ़ा ही नहीं जिसका उसने वादा किया था कि हम नए प्लांट लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और खराब प्लांट जो हैं वो खराब प्लांट से आप बिजली बनाने की बना तो अव्वल तो रहे नहीं, अभी जो ब्रेकडाउन हुआ उसमें पूरी पोल खुल गई कि आप सिर्फ वापडा से बिजली ले रहे हैं, वही बिजली हमें दे रहे हैं। वापडा से इनको बिजली मिल रही है कोई 17 रुपए की, अच्छा, और हमें 14 रुपए की, और हमें बेच रहे हैं वो 37 रुपए और 38 रुपए की। तो बिजली लेके सिर्फ सप्लाई करने के इतने पैसे महंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, ये चीज़ एक और अजाब ये कि इसके अंदर जो टैक्स लगा, इनकम टैक्स वो देता है जो बिजली से कारोबार कर रहा हो। तो मैं और आप तो घरों में रहने वाले हैं ना, 3 करोड़ लोग, तो सही बात है, तो घर के रिहायशी पे इनकम टैक्स किस बात का? सही बात है ना, हमारी मिल्स चल रही है, रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं, कमर्शियल भी नहीं है, कोई फ्रिज चलाना है या सिर्फ मशीन चलानी है कपड़े धोने की, और हमने क्या कर लेना है, उससे कोई कारोबार तो हो नहीं रहा। लेकिन ये कि ये जालिमाना निज़ाम और ये के इलेक्ट्रिक की जो लूटमार है, ये इसके खिलाफ जब हाफिज साहब ने तहरीक चली, वो पूरी कराची में रेफरेंडम कराया, पूरी कराची में रेफरेंडम के जो नताइज सामने आए हैं वो अब हम अदालत के सामने, हाफिज साहब ने एक ही सवाल रखा था, 4 सवाल थे कि बताइए क्या इन हालात में बिजली का बिल कराची के शहरी अदा करें कि ना करें, क्या ये, तो इस तरह के जो 4 सवाल थे उसमें हाफिज साहब ने कहा था कि जो अवाम की राय होगी भाई हम वही काम करेंगे। ठीक, तो ये सीधी सी बात है। उसके नतीजे में आपने देखा कि पहले नेपरा ने 4 रुपए कुछ पैसे कम किए बिजली के नर्ख में, उसके बाद दोबारा, तो इतना बड़ा एहसान अगर हाफिज साहब ने 11 रुपए का रिलीफ दिला दिया है बिजली के बिल में, तो और आदमी क्या करेगा? अभी हम चाहते हैं
कि मजीद रिलीफ मिले और के इलेक्ट्रिक का फ्रांजिक ऑडिट किया जाए कि ये इसराइली कंपनी है, ये हुकूमत की ये कोई इंडियन कंपनी है, ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो ये कौन लोग हैं? नहीं, ये ऑफशोर कंपनी कहलाती है। ठीक। यानी ये दुनिया के अंदर एक जजीरा है, वहां पर कोई कंपनी का वजूद नहीं होता, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसके तो मालिकान का ही नहीं पता कि इसका मालिक वो कोई रॉ का एजेंट है, कोई इसराइल का एजेंट है, कोई मोसाद का एजेंट है। और ये कैसा हुकूमत का मायदा है कि परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में 17 अरब रुपए, जो कि खंभों की कीमत भी नहीं है, के इलेक्ट्रिक को फरोख्त कर दिया। ये तजुर्बा किया दरअसल पूरे पाकिस्तान में। इन्होंने कहा नजकारी कमीशन करते हैं, जो बड़े इदारे हैं उनको हम नजकारी प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे तो तरक्की और बेहतरी होगी। तो उन्हें सिर्फ कराची नजर आया, उसके बाद कहीं नहीं ये तजुर्बा नहीं हुआ। मुझे बताइए, सिर्फ कराची में तजुर्बा किया, ये तजुर्बे और कराची के साथ क्यों होता है? अजाब नहीं, कराची से दुश्मनी है ना। क्यों दुश्मनी? कराची तो सबसे ज्यादा मतलब कमा के देने वाला शहर है, सबसे ज्यादा बिजनेस यहाँ से जनरेट होता है, सबसे ज्यादा टैक्सेस यहाँ की आवाम देती है, पर कराची की आवाम के साथ क्यों इस तरह का सलूक किया जा रहा है? कितनी सही बात करते हैं हाफिज नईम, ये कहते हैं कि ये कराची दुश्मनी, ये हुक्मरान जो अब ये आप देखें ना, जितने हुक्मरान हैं एक एक दिन का चंद घंटों का दौरा करते हैं कराची, और ऐसे ऐलानात, और वैसे किधर गए वो भाई 1100 अरब रुपए इमरान खान के कहाँ लगे, और वो नवाज शरीफ के ऐलानात कहाँ हुए? तो कराची में क्या कर लिया आपने? सानिया बल्दिया के अंदर 250 मुलाजमीन फैक्ट्री के काम करने वाले जला दिए, उनको कोई पाई पैसा नहीं दिया। तो कराची क्या सिर्फ लूटने के लिए एक ऐसी गाय है? सर, आपके सामने स्टील मिल की सूरत हाल है, स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ क्या हुआ? इस्लामी ने उन मुलाजमीन के लिए केस किया और उनके पैसे जमात इस्लामी की तवस्सुत से हाई कोर्ट से दिलवाए गए। तो ये सारे काम जमात इस्लामी इख्तिदार में न होते हुए भी कर रही है। तो जिस वक्त अवाम उनको लेके आएंगे, अभी कितनी बड़ी फ्लड रिलीफ की जो ड्राइव चली है उसमें कौन था? उसमें सिर्फ जमात इस्लामी और अल खिदमत नजर आए हैं, और कुछ और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जितनी फलाही तंजीमें हैं इन्होंने काम किया। लेकिन ये सब मिलके भी काम कर लें तो क्या होगा? 1% या 2% लोगों को हम दे सकते हैं ना, लेकिन फंड और हुकूमती जो बाहर से इमदाद सारी आ रही है वो तो हुकूमत के पास आ रही है, और हुकूमत के पास आती है तो वडेरों की जेब में चली जाती है। उनके औताक के अंदर खैमे बरामद होते हैं, उनकी औताकों से जो है वो राशन निकल रहे होते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन किस पे एतमाद करे? हर चीज का एक बजट मौजूद है, यानी आसमानी सुल्तानी अगर आफत आती है तो उसका बजट भी मौजूद है। आपने वो बजट कहाँ लगाया? इस वक्त पूरा सिंध जो है वो पानी के अंदर मौजूद है। अल खिदमत की गाड़ियां जा रही हैं, राशन दे रही हैं, सिस्टम बने हुए हैं, दूसरी तंजीमों के लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो काम हुकूमत करने के हैं वो कितना भी कर लें आप, फलाही तंजीमें वो नहीं कर सकती। सही बात यह है कि हमें एक ऐसे निजाम की जरूरत है, ऐसे अच्छे लोगों की जरूरत है कि जो इनसे निकाल सके, इनके हलक में। अब बहरिया टाउन को देख लीजिए आप, मलिक रियाज से कोई पैसे निकलवा सकता था? ये जमात इस्लामी और हाफिज नईमुर रहमान है कि आप खुद भी शरीक हुई हैं। आपने देखा कि लाखों रुपए के किस तरीके से पे ऑर्डर जो है उन मुतासिरीन को, जिनको कई साल से पैसे नहीं मिले थे, जमात इस्लामी ने दिलवाए हैं। तो ये शहर के सारे काम तो जमात इस्लामी कर रही है, तो जमात इस्लामी को ही आगे आना चाहिए। और अब तो ज़बान तो सर फिर आपको भी ना आज इस इलेक्शन में पार्ट लेना चाहिए था, ताकि जमात इस्लामी का मतलब पता चलता है कि लोग किस तरह से जमात इस्लामी को के साथ हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और जमात इस्लामी उनके लिए क्या करे। देखिए, मेरा पार्ट तो मेरी जगह मौजूद है। जो मैं पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी कराची का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा काम मैनेजमेंट है। मैं इलेक्शन की जो कमेटी है उसका हिस्सा हूँ, तो मेरा खड़ा होना जरूरी नहीं है। मुझे साथियों ने इलेक्शन में नामजद किया था बतौर चेयरमैन मेरे ही इलाके से, गुलिस्तान जौहर से। तो मैंने दरख्वास्त की कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ मैं इलेक्शन को लड़वा सकता हूँ, मैं आपके लिए कारकुन बन के काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे जो खिदमत के काम है बेशुमार वो डिस्टर्ब हो जाएंगे इलेक्शन लड़के। तो मुझे जो है, मैंने अपनी जमात को दरख्वास्त की, तो अल्लाह का शुक्र है हाफिज साहब ने उसको अप्रिशिएट किया। तो हर आदमी की एक पोजीशन होती है। आप अगर हॉकी में जीतते हैं, क्रिकेट में जीतते हैं, तो जो खिलाड़ी जिस पोजीशन पे होता है वो खेल का हिस्सा होता है, वो उस गेम का हिस्सा होता है। तो मैं इलेक्शन नहीं लड़के भी गेम का हिस्सा हूँ।
नहीं, अपने सही हिस्से बात का है। जो काम आप कर रहा पीछे हूँ। रह के जो आप बैक सपोर्ट कर सकते जी हैं हाँ, अपने लोगों के लिए, वो एक अलग चीज होती ये है। जब टीम आप वर्क आप है। किसी पोजीशन पे आ जाते हो तो फिर इख्तियारात और ये बजट वगैरह को देखते हुए फिर जितने आपके फिर वसाइल होते नेचर हैं ऑफ उसमें वो जॉब करना बदल पड़ता है। जाती सही बात है, बिल्कुल आपकी बात भी दुरुस्त है। क्या समझते हैं आज का जो इलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, पीटीआई के जो चेयरमैन इमरान खान साहब, क्या उनको खुद मतलब जो उन्होंने फैसला किया कि मैं जितने भी 9 हल्के हैं उनमें खुद खड़ा होऊंगा और मैं इलेक्शन जीत कर दिखाऊंगा, काफी मुकाबले का इलेक्शन लग रहा है, आप समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो आज ये सीट्स 2 यहाँ की निकाल पाएंगे? देखिए, इमरान खान की पॉलिटिकल हैसियत और इस वक्त जो बयानियां लेके वो चल रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो अवाम में मकबूल है और उन्होंने एक अपनी जगह बनाई है। सही। लेकिन इसके बावजूद ये भी तारीख के अंदर पहली दफा हो रहा है कि कोई फर्द 9 जगहों से इलेक्शन लड़ा हो। 2-3 जगहों से तो मिसालें मिलती हैं, लेकिन ये कि ये कोई इतना अच्छा तजुर्बा मैं समझता हूँ नहीं है। अपनी टीम को मौका देना चाहिए था। ये अदम एतमाद है जो उनके साथ पुराने लोग काम कर रहे हैं। मेरी अपनी राय ये है कि अपनी टीम के ऊपर उनका अब एतमाद नहीं रहा है। सही। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, क्या उनको अपनी टीम के ऊपर भरोसा नहीं रहा है या फिर कुछ और मामला है जिसकी वजह से खान साहब ने ये खुद फैसला किया कि मैं इलेक्शन खुद लड़ूंगा? दरअसल एक होती है ना करिश्मा, वो ये समझ रहे हैं कि अब मेरी पार्टी को, क्योंकि उन्होंने काम तो देखिए कुछ भी नहीं किया। जो जितने वादे किए थे उसमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। मिसाल तौर पे घर बना के देंगे, इतनी नौकरियां पैदा कर देंगे और ये कर देंगे, पेट्रोल की कीमत नीचे ले आएंगे और फला कर देंगे, डॉलर को सेट कर देंगे। तो जितने भी उनके वादे थे वो सब उल्टा हो गया उसका। जब उल्टा हो गया तो नतीजा है कि अपने जलसों में वो अपनी कारकर्दगी की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसे खत को, जो कि है ही नहीं, वो खत को बुनियाद बना के वो शोर शुरू कर दिया। आवाम जो उनकी बैक पे खड़ी है वो तो जाहिर है चैम्बर बिल्कुल खाली है। अब वो जो बोलते हैं वो लगे रहते हैं, ये एक अजीब मखलूक है। अच्छा, अब वो खत, उसके बाद उन्होंने अमेरिका से माफी भी मांग ली। उसके बाद जनाब अमेरिका से इमदाद भी ले ली। पेशावर के अंदर हेलीकॉप्टर से वो उतरते नहीं है। मतलब इस तरीके से कैसे मतलब काम चलेगा? तो मैं तो ये समझता हूँ कि लीडरशिप को अपने कैरिज्मा को सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तमाम चीजों से हो सकता है वो इलेक्शन जीत जाए अपने इस हाइप की वजह से, लेकिन जाहिर है जिस इलेक्शन को आप जीत के ये कह रहे हैं कि मैं बाहर आ जाऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा, उसका फायदा क्या है? मुल्क की खजाने पे नुकसान है, बोझ है, और कौम जो पैसे ही कर्जों के बोझ तले दबी हुई है। और बाय द वे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कर्जों का जो है वो इमरान खान साहब का है। अपने जलसों में वो ये बात करते नहीं है। उन्होंने तो जब वो ये बात नहीं करते मतलब जो उन्होंने तो अपनी टीम को कैसे उतारेंगे? IMF से जो कर्जे लिए थे, लोन जो इन्होंने लिए थे, सबसे ज्यादा उनकी दौरे हुकूमत में कराची के अंदर इनके 14 MNA और कोई 34 MPA हैं। अब आप एक के बारे में भी बताइए कि क्या उन्होंने कराची के लिए कोई काम किया है? सर, ये तो मैंने अपने प्रोग्राम में कितनी दफा पूछा है, लेकिन जवाब तो किसी के पास नहीं होता। उन्हें ये अच्छी तरह पता है। अभी कल एक यूट्यूबर ने उनका इंटरव्यू लिया और उसमें कहा कि जी कराची में तो हर जगह जमात इस्लामी नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जमात इस्लामी की इलेक्शन कैंपेन चल रही है। तो खान साहब ने कहा कि हाँ जी, कराची तो हमेशा से जमात इस्लामी का रहा है। और मतलब अब उन्होंने एडमिट किया इस बात को। तो देखे, ये बात ठीक है कि उनकी हाइप है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका कोई बहुत ज्यादा जीतने के बाद भी फायदा है या इसमें एक आध सीट अगर लूज हो गई तो कोई नुकसान है। ये मुल्क की खजाने की बर्बादी है। ठीक है जी। अपने नुमाइंदे इमरान मिजान से जानते हैं, जिस तरह से ज़मनी इंतखाबात का आज मेला सज गया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है मैदान में उतरे हुए नज़र आ रहे हैं डिफरेंट पार्टीज़ के। खान साहब खुद जो है ये इलेक्शन लड़ने के लिए जो है 9 हल्कों से तैयार है। आज किसके सर जीत का सहरा होता है, इमरान से जानते। जी इमरान। जी निदा, बिल्कुल जैसा कि आज जो है 8 कौमी असेंबली की जो हल्का में इलेक्शन हो रहा है और कराची में जो NA 237, 239 में 2 हल्कों में आज इलेक्शन है। उनकी पोलिंग जो है सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी और हमने निदा ये देखा है कि NA 237 जो कि हल्का है जिसमें हम अभी मौजूद भी हैं, जो कि एयरपोर्ट, सफूरा और खोखरा पार और इसमें इब्राहिम हैदरी और सादी टाउन, ये इलाके इसमें मौजूद हैं।
और यहाँ पे हमने सुबह से ही देखा है जो टर्न आउट हमें नजर आया वो तकरीबन 30 से 35 रहा है, क्योंकि इतवार का आज दिन है, शहर कायद की आवाम जो है वो देर से उठती है, लेकिन अभी भी जो टाइम हो रहा है तकरीबन 1:30 बजे के करीब टाइम हो रहा है, लेकिन अभी भी हमने टर्न आउट देखा है बहुत कम देखा है। दूसरी जानिब अगर मैं बताऊं आपको, NA 237 जो है यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खुद खड़े हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच के मुकाबले में। ये 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो फहीम साहब जो वो जमील साहब जो हैं वो यहाँ से जीते थे। और दूसरे 239 की अगर मैं बात करूँ नीता आपको, तो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं 239 से भी, और इनके मुकाबले में जो है MQM पाकिस्तान के नयर रजा जो के DMC के जो है वो चेयरमैन थे यहाँ के, वो मुकाबले में हैं। और पीपल्स पार्टी JUI ने जो है MQM की हिमायत की है इस हल्के में। उसी तरह 237 में जो है पीपल्स पार्टी की हिमायत की है मुस्लिम नून और MQM, इन लोगों ने ना पीपल्स पार्टी की हिमायत की है। और अभी जो देखने में आ रहा है, अभी जो हमारे पास शिकायत मौसूल हो रही है कि NA 237 का जो ये हल्का है इसमें गाजी टाउन जो है इलाका ऐसा है, यहाँ पे हमें शिकायत मौसूल हुई है, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, जिसमें कराची के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं बिलाल गफ्फार जो है उनको हमला हुआ है इनकी तरफ, इनके ऊपर जो कि इल्जाम लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS ने के पीपल्स पार्टी के जो MNA हैं सलीम, तो उन्होंने जो है हमारे बिलाल गफ्फार के ऊपर जो है हमला किया है, जिसपे उनकी हालत पीपल्स पार्टी के कौन MNA, पीपल्स पार्टी के किस MNA के आपने नाम लिया इमरान? इसको MNA सलीम साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPS है वो इल्जाम लगा रहे कि MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सलीम जो है उनके गुंडों ने जो है हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बिलाल गफ्फार साहब है उनके ऊपर हमला किया, उनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। ये इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPS है। जी निदा। अच्छा इमरान, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी मतलब पोलिंग का जो टाइम है 5 बजे तक का है, और अभी अवाम का मतलब इतना वो टर्न आउट इस तरह का दिखने में नजर नहीं आ रहा है, अवाम इतनी बड़ी तादाद में आ नहीं रही है, अभी से मतलब इस तरह की कशीदगी की सूरत हाल वहाँ पे पैदा हो गई है, तो अभी 5 बजे तक जो है क्या सूरत हाल होने वाली है? सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए हैं? नीता, मैं पहले तो जी वो तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का मौजूद था, सुबह 8 बजे से उनकी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन जो सियासी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो देर से आए, वो तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ, सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है, पुलिस के जवान जो हैं वो पोलिंग के अंदर भी मौजूद हैं, बाहर भी, साथ साथ रेंजर्स के भी, और SSP इरफान बहादुर मैं कहूँ या SSP शराजी साहब कहूँ या IG साहब कहूँ, ये खुद वहाँ पर जो है चक्कर लगा रहे हैं वहाँ पर, और रेंजर्स के भी जो जवान है, रेंजर्स के भी अफसर जो हैं वो यहाँ पे इन इलाकों में जो है, क्योंकि सफूरा का 2 पोलिंग ऐसी बताई जा रही है 61 और 62, ये बड़ी हसास बताई जा रही है कि इस पर गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, तो SSP जो वो खुद पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रहे हैं अपनी टीम के हमरा वहाँ पे, जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि इरफान बहादुर साहब, SSP मलिर और SSP ईस्ट अब्दुल रहीम शराजी साहब और बाकी दीगर जो आपने SSP के इसमें नाम लिया, तो वो वहाँ पे खुद जो है सिक्योरिटी के जो इंतजाम है उनको खुद लोग आफ्टर कर रहे हैं। जी बिल्कुल निदा, ये सुबह से ही हम देख रहे हैं कि हमारी जो टीम है वो वहाँ पर मौजूद है, और सिक्योरिटी जो है SSP साहब जो है खुद वहाँ पर हर 1 घंटे आधे घंटे बाद वहाँ पे चेक कर रहे हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी पोलिंग के अंदर भी जा रहे हैं, बाहर भी सिक्योरिटी खुद देख रहे हैं वो। और क्योंकि ये NA 237 अगर मैं बताऊं निदा, तो ये NA 237 का जो ये हल्का है ना, इस पर टोटल वोटर जो है 2,74,000 है, जिसमें मर्द जो वोटर है वो 1,65,000 और औरत के जो वोट है वो 1,28,000 है। लेकिन उस निदा अभी तक 1:30 बज रहे के वो वोटर बाहर निकले, बिल्कुल 35 से 40 के दरमियान जो है वो टर्न आउट हमें नजर आ रहा है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इमरान मिजान, आपने जिस तरह से इलेक्शन की सूरत हाल बताया, और ये भी बताया कि अभी तकरीबन 1:30 बज रहा है, और वहाँ पे जिस तरह से तहरीक इंसाफ के सदर कराची के बिलाल गफ्फार साहब जो उनके ऊपर जो है हमले की इतला अभी सामने आई है, जिस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया, उनकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है, और क्या सूरत हाल वहाँ पे है, बाकी इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, अपने और नुमाइंदों से भी जानने की कोशिश करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहे।
जी नाज़रीन, खुशामदीद। जैसे ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे जो कि एन 237 और 239 में जो ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, डिफरेंट पार्टीज भी अपना उसमें आज जो है पार्ट उन्होंने लिया है और जिस तरह से इलेक्शन की तैयारियां वहाँ पे चल रही है, लोगों का आना और जिस तरह के की अभी सूरत हाल बताई कि वहाँ पे उस तरह के टर्न आउट नज़र नहीं आ रहा है। लोग आ तो रहे लेकिन उस तादाद में नहीं आ पा रहे जितनी तादाद में जो है डिफरेंट पार्टीज एक्सपेक्ट कर रही थी। जो इलाके की सूरत हाल बताया 237 की बताई थी, आई थिंक वहाँ पे जो बिलाल गफ्फार साहब ने 237 थी, तो वहाँ पे बिलाल गफ्फार जो कराची तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं, उनके ऊपर जिस तरह से हमले की इतला सामने आई है, अभी जो उनकी हालत बताई गई है कि काफ़ी उनकी हालत ख़राब है। इस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करेंगे कि वक्तन फवक्तन अपडेट लेते रहे कि क्या अभी उनकी कंडीशन है, अभी क्या वहाँ के इलाके की सूरत हाल है। नजीब साहब, अभी आपने पूरा इमरान के बीपर सुना, आप क्या कहेंगे अभी जो सूरत हाल वहाँ पे चल रही है? देखिए, कुछ इलाके तो कशीदा होते हैं, ये जो गोठ वगैरह होते हैं ये दरअसल पुरतशद्दुद होते हैं और मैंने खुद पिछले इलेक्शन में कैंटोनमेंट में इनमें वक्त गुजारा है। तो इरफान बहादुर वहाँ मौजूद थे और उसके बावजूद ये जो जाली वोटर्स होते हैं ये गोठों में, यहाँ घोस्ट स्टेशन भी बने हुए होते हैं, यानी जाली पोलिंग स्टेशन होते हैं जिसके अंदर जो है वो अनरजिस्टर्ड वोटर किसी और के नाम के ऊपर वोट डाल रहे होते हैं। तो यहाँ पर बिलुमुम झगड़े होते हैं। तो अगर ऐसा कोई दौरा उन्होंने किया हो गफ्फार, तो वहाँ इस बात के इम्कान देते कि जब हम जमात इस्लामी का वहाँ कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन, तो वहाँ पर हम हैरान रह गए कि वो घर तो पोलिंग स्टेशन ही नहीं है लेकिन लोगों की लाइनें लगी हुई है। जब हमें शक हुआ तो मालूम हुआ कि ये घोस्ट पोलिंग स्टेशन है जहाँ डब्बा भी रखा हुआ है, जहाँ बैलेट पेपर भी मौजूद हैं और वो डब्बा किसी वक्त उठा के यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो इस पे झगड़े हुए। तो ये और इरफान बहादुर साहब वहाँ पे आए, आपने जिक्र किया तो रजिस्टर्ड होते हैं, तो इनके रजिस्ट्रेशन लिस्ट जो है वो नहीं दी जाती है। काम होते हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लेकिन ये तो हुकूमत तयनात करती है ना। आप जितने आरओज हैं, पीपल्स पार्टी ने यही तो जुल्म किया है कि अपने इन्फ्लुएंस को आरओज लगाए हैं। उन्होंने जिसके मर्जी कागजात मुस्तरद करने हैं मुस्तरद कर दिए, जिसके मंजूर करने हैं मंजूर कर दिए, आखिर वक्त तक नोटिफिकेशन नहीं भेजे। तो ये सारे हथकंडे पीपल्स पार्टी हर दौर में करती आई है और वो करेगी, इसलिए कि उसका जो वडेराना माइंडसेट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो वडेराना माइंडसेट वो चाहते ही नहीं है कि कराची के अंदर कोई अच्छी कुव्वत आगे आए। चुनाचे वो ये सारे का आप जितने आरोज आप देखिए ना, कोई जैकाबाद से उठा के लगाया है, कोई लड़काने से उठा के लगाया, कोई कहाँ से लगाया है, कोई, और जितने डीसीज हैं इंतजामिया सारी की सारी, पुलिस मकामी नहीं। तो अब आप किस तरीके से कराची शहर को कंट्रोल करेंगे? हालांकि ये तो कहते हैं कि मैं फला जगह से पढ़ के आया हूँ, मैंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी से, तो अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में ये नहीं पढ़ा आपने कि वहां पर जो है वो पुलिस जो है मेयर के अंडर में होती है? तो आपको ये भी तो पढ़ना चाहिए था। बिल्कुल, तो लेकिन ये सारी चीजें हैं। अभी तो आपके सामने मेयर तो हमारे पास हेड एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी है, मुर्तजा वाब साहब, तो फिर जाहिर सी बात है सारी रिस्पांसिबिलिटी तो उनकी बनती है। अभी नहीं तो वो तो फोटो सेशन पार्टी है वो तो किसी जगह 1.5 इंच पानी देखते हैं और पैंट ऊंची करके खड़े हो जाते हैं। ठीक है सर, अभी 23 अब उनकी क्या बात करें? अच्छा, वो कहते हैं कि जी अब मैं हाफिज नईम ने ऐसा कर दिया है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, फिर ऊपर कहते हैं नहीं भाई तुम खड़े रहो। तो ये सारा काम चल रहा है। ठीक है सर, ये तो ज़मीनी की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत जो 23 अक्टूबर को मतलब बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जमात इस्लामी की किस तरह की तैयारियां हैं? जमात इस्लामी की अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तैयारी है और सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है मुकाबला किससे, ये बताएं। देखिए, मुकाबला तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो फजा बनी हुई है, अब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं जमात इस्लामी का हूँ, मैं या आप या किसी और से पूछिए, वो कहते देखिए हमने सबको आजमा लिया है। पीटीआई को हमने जनाब कितने एमपी सारे का सारे वोट ही पीटीआई को दिए और कोई फर्द भी जो है कराची के लिए आवाज नहीं बुलंद करता खड़ा होता। सारे वोट हमने एक दफा पूरी कई दफा बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दिए और उनका मामला तो यह है कि हर दफा उन्होंने कराची के जो वोटर्स थे उनके वोटों का सौदा किया और कुछ वजारतें पकड़ ली हैं और कुछ और काम कर लिए। तो अब आप देखिए फिर और कौन रहे? नवाज शरीफ का यहाँ पर कभी भी कुछ भी नहीं रहा, नून लीग का, फिर और तो कोई रह ही नहीं गया ना। जिस को हमने कराची वालों ने वोट दिया और आजमाया और नए नारों के पीछे गए, उन्होंने कराची के साथ हाथ किया है। अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं,
मर्दमशुमारी हमारी 3.5 से कम नहीं है कराची की आबादी, उसको 1.5 करोड़ के करीब कर दिया ताकि उसका जो फंड है, उसके जो वसाइल है वो कम हो जाए। दूसरा नुकसान ये हुआ कि कौमी और सूबाई की सीटें कम हो गई, क्योंकि यहाँ की सीटें बढ़ेंगी तो सिंध के इलेक्शन पे असर पड़ेगा ना। तो एक तो ये, दूसरे ये कि पानी टैंकर माफिया चल रही है, पानी नलकों में आता नहीं है, बिजली की सूरत हाल आप सबके सामने है। तो ये तमाम मसाइल। अच्छा, फिर नौकरी कराची के लड़कों के लिए नहीं है, बल्कि पहले ही पीटीआई की गवर्नमेंट में ही वो अली जैदी की वजारत जो है शिपिंग एंड फला फला, उसके अंदर लिखा हुआ आ गया कि कराची के लड़के अप्लाई नहीं करें। सर ये चीज तो मुझे पहले आपने मुझे इस चीज का जिक्र किया था, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मतलब ये कराची के लड़के अप्लाई ना करें, कराची वाले ये ना करें, कराची वालों के साथ मतलब इस तरह का सलूक। कराची वाले एक काम, 2 काम करें बस। कराची वाले ये करें कि अपने मोबाइल ऐसे हवाले कर दें, अपने वॉलेट हवाले कर दें कि आइए भाई गैर मुकामी साहब ये लेके चले जाइए और हमारी जान बख्श कर दे। अब एक औरत कल मर गई सिर्फ दहशत से कि उसको पिस्तौल दिखाई तो उसका हार्ट अटैक हो गया। तकरीबन 17 नौजवान शहर के इन डकैतों के हाथों मारे गए हैं। अच्छा, अब ये क्या कराची के साथ आपने ये कैसा जुल्म। अच्छा, फिर आ जाइए नौकरी नहीं, नौकरी के बाद अब लड़का क्या करे कराची का लड़का ये करे कि वो फूड पांडा सप्लाई करे या बाइक या चलाए या किसी कॉल सेंटर पे बैठ के कर रहा हो, तो या छोले की चाट लगा रहा हो। ये लड़के ने कुछ ना कुछ करना शुरू किया है, अपना रास्ता निकाला। ये कराची के लोगों का मुस्तकबिल रह गया, नौजवानों का। रोजाना के हालात हैं। तो हाफिज नईम ये बात कर रहे हैं कि भाई इनको रोजगार मिलना। अच्छा, हमने कितना बड़ा एक और काम किया, फ्लड के साथ साथ IT के अंदर हाफिज साहब ने अभी 19 तारीख को प्रोग्राम हो रहा है बनो काबिल एक प्रोग्राम, यानी सिर्फ अपने वसाइल पैदा किए जमात इस्लामी और अल खिदमत ने, और तकरीबन 1.5 से 2 लाख कराची के जो IT के बच्चे हैं जो इंटर कर रहे हैं, मैट्रिक जो कर चुके हैं, उनके लिए एक ऐसे इंस्टीट्यूट टेस्ट अरेंज किए कि अब वो IT की फील्ड में जा सकते हैं। और फिर कंपनियों से, बैंकों से, इदारों से बात की है कि अगर ये 2-4 महीने का कोर्स कर लेते हैं और बुनियादी IT की फील्ड समझ लेते हैं तो क्या आप इन्हें जॉब देंगे। तो तकरीबन 40 से 50 हजार रोजगार के मौके हमने बैंकों में और मुख्तलिफ जगहों पर पैदा ऑलरेडी कर दिए। यानी जो काम हुकूमत के करने का है वो हाफिज नईमुर रहमान कर रहे हैं। तो IT यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं। बाद में अगर जो है जमात इस्लामी जीत जाती है, पहला काम क्या करेंगे? जमात इस्लामी पहला काम ये करेगी कि सफाई वाला जो मामला है, जो कचरा इधर से उठा के इधर फेंक रहे हैं, यानी कचरा डंपिंग स्टेशन में नहीं जा रहा, कचरे का निजाम एक तो सही करना है और इस शहर को पाक साफ करना है। इन तमाम आलूदगियों से बीमारियां फैल रही हैं। हुकूमत की कोई गाड़ी आज तक नजर नहीं आई, किसी इलाके में नजर नहीं आई। वो काम भी जमात इस्लामी की टीम कर रही है और अल खिदमत कर रही है। तो अब आप ये बताइए कि ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, करने को बहुत सारे काम है। इतना बिगाड़ पैदा हुआ है इन 16 साल के अंदर, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी शामिल है, जिसमें PTI भी शामिल है और पीपल्स पार्टी भी शामिल है। करना चाहते तो ये बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ये कि ये बहुत बड़े काम है। लोगों की तवक्कुआत बहुत हैं हाफिज साहब से कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ हाफिज साहब नहीं, एक पूरी टीम होती है। जिस तरह आपने देखा कि हम कोई 7 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, तो एक टीम है पूरी। नेमतुल्लाह खान जब थे तो नेमतुल्लाह खान अकेले नहीं थे, नेमतुल्लाह खान की एक टीम थी और वो टीम 1400 लोग हमारे जीते थे। 1400 लोगों ने जीत के फिर अपने अपने हिस्से का काम किया, जिसके नतीजे में शहर रोशनियों का शहर बना। बिल्कुल इसी तरीके से इस वक्त जिस तरह इनर्जाइज है हाफिज नईमुर रहमान की पूरी टीम, तो इंशाल्लाह हम मायूस नहीं है। हम कराची के जो लड़के बेचारे मायूस होके जो डिग्री होल्डर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि बाहर ना जाएं, अपने मुल्क के अंदर रहे। और हमने IT यूनिवर्सिटी खोलने का वादा किया है और 19 तारीख को हम ऐसा लाखों बच्चों को जो IT से शौक रखते हैं ताकि उनको हम इदारों में भेजें, वो बाइज्जत रोजगार। हुकूमत तो आपके रोजगार पैदा नहीं कर रही चुकी है और नौजवान जो है बेरोजगारी की वजह से कितने डिप्रेशन में आ चुके हैं, खुदकशी कर रहे हैं, घर में बैठे हुए, कोई काम ही नहीं है, क्या करेंगे। इतनी डिग्री से हासिल करने के बाद, इतनी तालीम हासिल करने के बाद मतलब फिर उन डिग्रीज का क्या फायदा? वो फिर आप उठा के वो पेपर है आपके लिए, कुछ भी नहीं है जब उससे आपको कुछ हासिल ही नहीं है। एक प्रोपेगेंडा ये होता है कि जी बल्दिया के पास इख्तियारात तो है नहीं, जमात इस्लामी का मेयर आके क्या कर लेगा। तो भाई जमात इस्लामी के पास तो जब परवेज मुशर्रफ के दौर में नेमतुल्लाह खान आए थे उस वक्त भी इख्तियार नहीं था, उस वक्त भी पानी का इख्तियार नहीं था, उस वक्त भी दूसरे इख्तियार नहीं थे। लेकिन नेमतुल्लाह ने 4 अरब रुपए से 44 अरब रुपए का बजट बना के सड़कें, पुल और हाईवे
ये बेहतरीन शहर बना के दुनिया का 5 ममालिक के अंदर शहरों में शामिल कर दिया था। पानी की कोई कमी थी ना, पानी की कमी थी, कितनी अच्छी अब थी, पानी का एक बूंद घरों के अंदर नहीं आता। मतलब 16 साल में मसाले देते थे। 16 साल में इन तीनों की हुकूमत रही है, एक कतरा पानी घर में नहीं आ रहा और पानी का बिल जरूर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीब साहब, आपने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेजबान अदा सबको इजाजत, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।